हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने उसमें करवा दिए हैं आपको कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और वहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसकी वोटिंग मैंने करवाई थी आप लोगों से, जो कि मैंने आपसे पूछा था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। और मैं बता दूं कि सिर्फ 6% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया, बाकी सभी ने गलत आंसर दिया। सभी ने आंसर दिया है मैरी क्यूरी, जो कि गलत है। आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात हुई है, रेडियो एक्टिविटी की नहीं। क्लियर है? आर्टिफिशियल। इसका करेक्ट आंसर इज आयरन जूलियट क्यूरी, ठीक है। और इनके हस्बैंड थे फ्रेडरिक जोलियट, ठीक है। 1934 में इन्होंने ये डिस्कवरी की थी और ये बात बताया था कि आप लाइट एलिमेंट से, जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं, उनसे भी आप क्या बना सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैन मेड रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना था कि मैंने आर्टिफिशियल की बात की थी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं की थी। तो करेक्ट आंसर इज़ आयरन। जिन्होंने आंसर इसका सही दिया यानी पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको 1 बाय 1 हर दिन एक एक क्वेश्चन ज़रूर वोटिंग कराया करूँगी और आप ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करें, ठीक है। बहुत बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं बट बहुत से बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स करें, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आए, क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे चल के मैं बहुत सारी क्लासेस लेके आने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इसमें हम करने वाले हैं वोल्टाइक सेल, जो कि आपका डैनियल सेल भी होगा इसके अंदर, जो कि आपके पेपर में भी पूछा गया है इससे क्वेश्चन। ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, रिवर्सिबल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ईएमएफ पे, ठीक है। 2021 में भी 2 क्वेश्चन आए थे इसके। एंड ये नर्स्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप सिलेबस को मैच कर लेंगे, अगर कुछ छोटा हो तो बता देना, वैसे कुछ छोटा है नहीं, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम वोल्टाइक और डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है और किस में चेंज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी में। केमिकल रिएक्शन चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी ने सेल देखे हैं, जो नॉर्मली हम सेल लगाते हैं। आपको पता है सेल कई टाइप्स के होते हैं, कुछ वेट सेल्स होते हैं, कुछ ड्राई सेल्स होते हैं और सभी के अपने अपने एग्जांपल्स होते हैं। तो सिंपली हम जो सेल देखते हैं अपने घरों में, जो घड़ियों में लगता है या टॉयज़ में लगता है, तो वो एक सेल है। उसमें क्या होता है, केमिकल होता है ना, केमिकल से वो किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वोल्टाइक सेल या फिर आपका डैनियल सेल। वोल्टाइक सेल ही आपका क्या है, डैनियल सेल। हिंदी में समझ रहे हैं ना, वोल्टाइक सेल या फिर डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, ये सभी एक ही चीज़ है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, ये सभी एक ही चीज़ है। स्पेलिंग चेक कर लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है।
थोड़ी सी गलती हो सकती है, गैल्वेनिक की स्पेलिंग देख लेना। चलिए इसके अंदर पहले हम प्रोसेस समझते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि डैनियल सेल होता किस में, किस सेल में होता है, इसमें कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें होता है आपका जिंक एंड कॉपर, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आपके जो पेपर में पूछा जाता है ना, बस यही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड होते कौन कौन से हैं। आपका होता है जिंक इलेक्ट्रोड एंड होता है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगर वोल्टाइक सेल की बात करें तो इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आपका निकल सिल्वर का भी आ जाता है एक एग्ज़ाम्पल, और एक एग्ज़ाम्पल आ जाता है आपका क्रोमियम लेड का, ठीक है। सारे आपके गैल्वेनिक सेल में आ जाएंगे, क्लियर। तो आपका डैनियल सेल में कौन सा आता है, आपका जिंक एंड कॉपर। चलिए देखते हैं। ये मान लो एक बीकर है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। क्लियर। यहाँ पे एक बीकर और होगा, जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका जिंक की रॉड होगी, जिंक रॉड होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। याद रखेंगे एक्वस स्टेट में। इसी तरह यहाँ पे एक रॉड होगी जो कि किसकी होगी, कॉपर की, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कॉपर सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। अब क्या होगा इसके अंदर, इसको यहाँ से कर देंगे कनेक्ट, सर्किट बना देंगे इसका पूरा और इसको कर देंगे कनेक्ट। ये लगा दिया हमने एमीटर, क्योंकि इसमें हम क्या देखेंगे, करंट देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट आएगी इसमें। क्लियर। अब देखते हैं, ये हो गया आपका। अब इस जिंक, इसमें क्या होगा, ZnSO4 में आपके पास Zn2+ भी होगा एंड SO4 2- भी होगा। तो क्या करेगा इसमें ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि SO4 2-, जो जिंक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Zn2+ में। इसमें जो जिंक होगा वो जिंक किस में चेंज हो जाएगा, Zn2+ में, बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जिंक जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस रॉड पे जाते जाएंगे और आगे ट्रांसफ़र होते जाएंगे, और इसके अंदर Zn2+ इकट्ठा होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसमें से नेगेटिव जाता जाएगा और इसके अंदर पॉजिटिव कलेक्ट होता जाएगा। बात समझ रहे हैं। Zn2+ SO4- है, तो SO4 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आगे चले जाएंगे और इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर है वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, यानी कि Zn2+ इकट्ठा होता जाएगा। इस तरह से क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस वाली रॉड पे, इसने जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। याद रखना है इस वक्त यहाँ पे जो रॉड है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। रॉड क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चलता जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चलता जाएगा, तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें Zn2+ आयंस आते जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, इस कॉपर रॉड पे। ये हमारा हो गया एनोड और ये हमारा हो गया कैथोड। यही 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। तो इस वक्त ये नेगेटिव चार्ज है एनोड। अब ये जो कॉपर है ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है। इसके अंदर भी जो सॉल्यूशन है वो कॉपर 2+ का है
एंड SO4 2 माइनस का है। तो क्या करेगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको कौन ले लेगा, ये कॉपर ले लेगा। ठीक, कॉपर ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में, जो कि सॉलिड में होगा। और ये हो गया आपका लिक्विड में, एक्वस में। ठीक है, जो भी आयन होता है वो आपका एक्वस में होता है, लिक्विड में होता है, और ये सब सॉलिड में विदाउट एनी चार्ज। तो ये कॉपर क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, कॉपर 2+ और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में। तो इस रॉड पे क्या आता जाएगा, कॉपर जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कॉपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, कॉपर इस रॉड पे इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और इस रॉड पे कलेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन इकट्ठा होता जाएगा, चार्ज जो बढ़ता जाएगा वो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉपर तो जा रहा है इलेक्ट्रॉन के संग। ठीक है, और चार्ज कौन सा बढ़ता जाएगा, अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और यहाँ से कॉपर जाता जा रहा है, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव होता जा रहा है। यहाँ से कॉपर 2+ जा रहा है तो ये सॉल्यूशन नेगेटिव होता जा रहा है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, नहीं जाने देगा, ये खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज एक टाइम पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव सॉल्यूशन हो गया, तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक टाइम के बाद ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इस टाइप का होता है इसमें सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। क्लियर, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, हम जनरली क्या ले लेते हैं, KCl का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा, KCl का ले लेंगे, K2SO4 का ले सकते हैं, या फिर NH4Cl का ले सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, मान लो हमने KCl लिया, K पॉजिटिव होगा इसके अंदर और Cl नेगेटिव होगा। क्लियर, अब इसको क्या करना है, न्यूट्रल रखना है। ओवरऑल तो हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल होना चाहिए। पहली बात, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, तो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें क्या है, K पॉजिटिव एंड Cl माइनस, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आ जाएगा, यहाँ पे Cl माइनस आ जाएगा, और Zn2+ को रिएक्ट करके ये सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता रहेगा जो आपका है इसके अंदर। इसके बाद ये जो K+ है ये कहाँ चला जाएगा, इसमें, क्योंकि यहाँ पे SO4 का जो चार्ज बढ़ता जा रहा था उसको जाके न्यूट्रल कर देगा। बाकी जो प्रोसेस हो रही थी वो चलती रहेगी। जो एक्स्ट्रा में बढ़ता जा रहा था, जो सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा था, उसको क्या कर देगा ये सॉल्ट ब्रिज। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। बात समझ आई, और बाकी प्रोसेस होती रहेगी, केमिकल रिएक्शन होगा और आपको करंट मिलती जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। समझ आया या नहीं मुझे ज़रूर बताना, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी इसको, लेकिन बहुत ही इजी प्रोसेस है। क्लियर है, अब थोड़े से नोट्स बना लो कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, उसकी क्या कंडीशन होती है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है। अब ये नोट्स बना लो आप। ठीक है, आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस वाले पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इज इट क्लियर?
अब देखिए इस वाले को हम क्या क्या बोल सकते हैं और इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाफ इसलिए क्योंकि जब ये दोनों होगा तो ये कंप्लीट रिएक्शन होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी बात करें, इसके लिए हाफ सेल। और क्या बोल सकते हैं इसको, ये लेफ़्ट साइड में है तो क्या बोल सकते हैं, और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है ना यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल दे देते, कभी लेफ़्ट हाफ सेल दे देते, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से साइड की बात हो रही है। और इसको बोल सकते हैं एनोड हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे एनोड है, जो जिंक है एनोड की तरह काम कर रहा है। और क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल। क्लियर है, क्योंकि ये जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। बात समझ आ गई, ये चारों ही नाम आपको याद रखना है। इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका है लोन। एल का मतलब लेफ़्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। अगर ये याद रखेंगे तो सेकंड वाला अपने आप याद हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। अगर हम इस सेल की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ सेल। और क्या बोल सकते हैं इसको, ये आपका राइट साइड है तो इसको बोलेंगे हम राइट हाफ सेल। पॉजिटिव होता जाता है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ सेल। और क्या बोलेंगे इसको हम, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है लेकिन ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगी तो आप क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। इज़ इट क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसका कुछ फंक्शन, इसके नोट्स बना लेंगे क्या होता है। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है, सबसे पहले तो इसका काम है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द maintains the electrical neutrality of solution। सबसे पहला काम तो यही होता है कि सॉल्यूशन को न्यूट्रल हो दे, ना पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाए और ना इधर सॉल्यूशन को नेगेटिव होने दे। उसके लिए वो K पॉजिटिव और Cl माइनस को क्या कर देता है, ठीक है, डिसोसिएट करता है उसके अंदर। तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या होता है, ये क्या करता है आपका, इसकी वजह से ही सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ तो एक टाइम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, सर्किट आपका इनकम्प्लीट होगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल की। कंप्लीट करने के लिए आपको सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। इट कंप्लीट्स द सर्किट by flowing of electron, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है ना, K पॉजिटिव आयंस को फ्लो करता है, ठीक है, आयंस को फ्लो करता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और इसके साथ ही सर्किट क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज की कंडीशन क्या है। ऐसे ही किसी को भी सॉल्ट ब्रिज नहीं बना देंगे ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। सॉल्ट ब्रिज की कंडीशंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले कि इनर्ट होना चाहिए, इट शुड बी इनर्ट। इनर्ट का मतलब समझ रहे हैं कि ये K पॉजिटिव और Cl माइनस को सेंड तो कर रहा है,
अलाउ तो कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए होना चाहिए, वो खुद इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट ना करे। हमने एनोड लिया जो कि जिंक का था और कैथोड लिया जो कि कॉपर का था। ये नहीं कि के पॉजिटिव जाके या Cl माइनस जाके जिंक से रिएक्ट करे और के पॉजिटिव जाके कॉपर से रिएक्ट करे। जो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, उनसे रिएक्ट ना करें। ये इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब समझ रहे हैं ना आप, रिएक्शन ना करे ये जाके खुद, तो ये इनर्ट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, और इसके मैंने एग्जांपल आपको बताई दी, ये सब KCl, K2SO4, NH4Cl, ये सब हम इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या होना चाहिए, गुड आयोनिक मोबिलिटी होना चाहिए। गुड आयोनिक मोबिलिटी होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ कटायन और अनायन सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक कटायन निकाल रहा है और 2 अनायन निकाल रहा है, ठीक है, नहीं, एक कटायन तो एक ही अनायन आगे डिसोसिएट होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में जाना चाहिए। तो उसकी और उसका आयंस का जो मूवमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायंस को मूव करें, तो उसकी गुड आयोनिक मोबिलिटी होनी चाहिए। इज़ इट क्लियर। और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन। अगर उस पूरे प्रोसेस को जो अभी हमने डायग्राम वगैरह बनाया था उसको अगर हम एक सिंपल से उसमें रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे होगा। देखो, जिंक था वो किस में चेंज हो रहा था, Zn2+ में। क्लियर, जिंक था वो किस में चेंज हो रहा था, Zn2+ में। इसका पहले कॉमन देखो, ये जो M है अगर Mn+ में चेंज होगा, और ये लगाएंगे हम डबल लाइनिंग जो है, ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज है। ये डबल लाइनिंग क्या शो कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद आपका किस में जाएगा, ये Mn+ में जाएगा, M में। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया आपका एक्वस। ये सॉलिड और आयन हमेशा किस में होगा, एक्वस में। अगर इसका हम एग्जांपल लें, अभी हमने जिंक और कॉपर क्या किया, तो ये जिंक किस में जा रहा था, Zn2+ में, क्योंकि जिंक ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था। इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो क्या हो गया, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ हुआ। ये लगा दिया हमने सॉल्ट ब्रिज। और वहाँ पे क्या था, कॉपर जो 2+ था, कॉपर 2+ आ रहा था आयंस सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या ले रहा था, इलेक्ट्रॉन्स लेके किस में चेंज हो जा रहा था, कॉपर में। यही रिएक्शन हो रही थी, इलेक्ट्रॉन किस में, कॉपर 2+ किस में चेंज हो रहा था, कॉपर में। तो अगेन इसको आप सॉलिड एक्वस लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं बार बार नहीं लिखूँगी, आप खुद इसको कर लेंगे, ठीक है। आयंस हमेशा एक्वस में, बाकी जो है वो सॉलिड में हो जाएगा। तो ये होगी आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। अभी जो पूरी प्रोसेस हो रही थी उसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो, जो जिंक था वो किस में चेंज हो रहा है, Zn2+ में, बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉपर में। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक प्लस कॉपर 2+ चेंजेस इनटू Zn2+ प्लस कॉपर। क्लियर। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, EMF ऑफ सेल पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो जनरली आपको इसी टाइप की रिएक्शन दी जाएगी, इस टाइप की रिएक्शन दी जाएगी और इनका कंसंट्रेशन भी दिया जाएगा। 1 मोल है, 1 मोलर है, ठीक है, इस तरह से 0.01 मोलर है, मतलब वो कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कर दिया, तो उस कंसंट्रेशन का यूज़ करना है। और क्या पता चलना चाहिए, इस रिएक्शन से आपको ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है और रिडक्शन किस पे हो रहा है, क्या गिवन है आपको, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन से देखें तो कैसे पता चलेगा, देखो Zn से किस में जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, Zn2+ में चार्ज बढ़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। Zn से Zn2+ में गया, देखो चार्ज बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो इस पे हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। इन चीज़ों को ध्यान रखना है।
अब कॉपर 2+ से किस में गया, कॉपर में, चार्ज कम हो रहा है, यानी कि क्या हुआ, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ हो गया आपका रिडक्शन। क्लियर है। तो ऐसी रिएक्शन से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप गिवन वैल्यू को पुट कर पाएंगे। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं कि इस पे इफ़ेक्ट किस किस का पड़ता है। जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उस पे इफ़ेक्ट किसका पड़ेगा। सबसे पहली बात, किसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है उसके हिसाब से रिएक्शन होगी। दूसरी चीज़ किसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कम दिया है ज़्यादा दिया है उसके हिसाब से, यानी कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और तीसरा, नेचर ऑफ मेटल या फिर आयन, किस टाइप का मेटल है, उसमें किस टाइप के आयंस आ रहे हैं, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों फैक्टर याद रखेंगे। ठीक, तो ये था आपका डैनियल सेल के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया डैनियल सेल के ऊपर, वो जनरली ये पूछ लेते हैं कि डैनियल सेल में एनोड कौन सा है और कैथोड। आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसी टाइप का कुछ पूछे गए हैं, एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जिंक और कॉपर यूज़ होता है, वो है आपका डैनियल सेल, जिसमें जिंक कॉपर है वो है आपका डैनियल सेल, और एनोड होता है जिंक एंड कैथोड होता है कॉपर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। जितने भी आगे और भी सेल आएंगे, आपके लेड स्टोरेज बैटरी आएगी या और भी मर्क्यूरी सेल आएंगे, तो सबसे पहले आपको उसमें एनोड और कैथोड पता होना चाहिए। ठीक है, ये जरूर पता होना चाहिए कि किस पे क्या रिएक्शन हो रही है। अगर ना समझ आए तो मुझे आप ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसमें आते हैं, उसी पर क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपके इस टाइप से सेल के बारे में पूछ लेते हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी टॉपिक हैं इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। क्लियर। थैंक यू।